हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एएसआरबी नेट प्लांट पैथोलॉजी के यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जो कि होगा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट स्टेप्स इन द डिजीज साइकिल, सर्वाइवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। यानी कि ये जो पूरा वीडियो लेक्चर है इसमें हम एएसआरबी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट फर्स्ट है उसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज दे। देखो, आप सभी को पता है कि पर्टिकुलर एक डिजीज़ होती है, उसको अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। अगर हम किसी डिजीज़ के प्रोस्पेक्टिव में ना बात करते हुए किसी भी चीज़ के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो क्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब ही तब जनरेट होता है जब हम किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं या कोई बेसिस होता है उनके पर्टिकुलर उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का। तो क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ बेसिस होगा, तो अलग अलग बेसिस पर प्लांट डिजीजेस को अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन इफेक्ट ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज का इफेक्ट किस तरीके का आया। तो टाइप ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर दो तरीके की डिजीजेज हो सकती हैं, लोकलाइज्ड डिजीज एंड सिस्टमिक डिजीज। देखो, लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो है उसका बेसिक मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट पार्ट स्पेसिफिक सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित हैं उसके लक्षण, पूरे प्लांट पर नहीं फैले हैं। जबकि सिस्टमिक का मतलब ये होता है कि पूरे सिस्टम में उसके जो लक्षण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो लोकलाइज्ड के एग्जांपल है लाइक एंथ्रेक्नोज टाइप की जो डिजीजेज होती हैं वो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन के अंदर आती हैं, और सिस्टमिक डिजीजेज के अंदर जैसे डाउनी मिल्ड्यू और वायरल डिजीजेज जो हैं वो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली जो मस्टर्ड का वाइट रस्ट डिजीज़ है जो कि एल्बुको कैंडिडा से होती है, उसमें दोनों तरीके के ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लोकलाइज्ड भी और सिस्टमिक भी। इसी के साथ में एक डिजीज़ है बाजरे की, दैट इज़ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। वो डिजीज़ भी ऐसी है जिसमें लोकलाइज्ड और सिस्टमिक दोनों तरीके के इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपको दोनों तरीके के डिजीजेस के नेम ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है बेस्ड ऑन स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब हो गया कि फैलना, यानी कि बीमारी किस वे से फैल रही है, किसके थ्रू फैल रही है। क्या वो एयरबोर्न है? एयरबोर्न में आपको पता है पाउडरी मिल्ड्यू जैसी डिजीजेज आ जाती हैं जो कि एयर के थ्रू फैलती हैं। फिर आ जाती हैं सीड बोर्न डिजीजेज। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि सीड के थ्रू फैलती हैं। जैसे एक का हम एग्जाम्पल लें तो लूज स्मट ऑफ व्हीट, जिसके लिए रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ है, क्योंकि बहुत कुछ फ्यूज एग्जाम्पल हैं इंटरनली सीड बॉर्न डिजीजेज के, जिनमें से एक है लूज स्मट ऑफ व्हीट, और इसी के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर कुछ डिजीजेज ऐसी आती हैं जो कि सोयल बोर्न होती हैं, जिनका एग्जाम्पल्स है रूट रॉट ऑफ पल्सेस जो कि राइजोप्टोनिया के थ्रू होती हैं। आपको पता है सोयल बोर्न डिजीजेज में कौन से आएंगे? ऐसे पैथोजेंस जो कि सेप्रोफिटिकली सोयल में सर्वाइव करते हैं। फिर वो राइजोप्टोनिया हो सकता है, स्क्लेरोशियम हो सकता है। तो इस तरीके के जो पैथोजेंस हैं वो सोयल बोर्न डिजीजेज के अंदर कंसिडर की जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बेसिस आता है बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डिजीजेस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो यही है। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो डिजीज़ का क्लासिफिकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग डिजीजेस की 4 पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। पहला है एंडेमिक। देखो, एंडेमिक नाम ही इंडिकेट कर रहा है, एंड प्लस एमिक, यानी कि एंड मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक रीजन स्पेसिफिक में होंगे तो ये कन्फाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ पर ये मोर या फिर लेस कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होंगे ईयर टू ईयर, उनको बोलते हैं एंडेमिक डिजीजेस। जैसे कि इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एक वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो और दूसरा क्लब रूट ऑफ कैबेज। आपको ध्यान में रखना है कि वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो और क्लब रूट ऑफ कैबेज जो है वो एंडेमिक डिजीजेस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज आती है एपिडेमिक डिजीज, जिसे एपिफाइटोटिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है कि एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जब एक डिजीज स्प्रेड होती है तो उसे एपिडेमिक डिजीज बोला जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि सडन आउटब्रेक होता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। जैसे कि व्हीट रस्ट, आपको पता है व्हीट रस्ट डिजीज जो है वो एपिडेमिक कोज कर चुकी है। हालांकि अभी नाउएडेज व्हीट रस्ट इतनी इंपॉर्टेंट डिजीज के अंदर कंसीडर नहीं की जाती है, क्योंकि अभी इसका इतना मेजर इम्पैक्ट, वाइडली इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। पर व्हीट रस्ट जो डिजीज है वो एक एपिडेमिक की तरह देखी गई थी एक पीरियड ऑफ टाइम में।
नेक्स्ट डिजीज आती है स्पोरेडिक डिजीज, जिसका आपको डायरेक्टली याद रखना है कि स्पोरेडिक डिजीज जो होंगी वो इरेगुलर इंटरवल्स पर आएंगी। इरेगुलर इंटरवल्स पर आपको जो भी डिजीज देखने को मिलेगी उसे स्पोरेडिक डिजीज के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक मतलब जो थ्रू आउट द कंट्री या थ्रू आउट द कॉन्टिनेंट देखने को मिले, जैसा कि इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आपको एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक और पेंडेमिक डिजीजेस के एग्जाम्पल्स के साथ में उनकी डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए, बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डिजीज का क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ इनोकुलम। देखो इनोकुलम बेसिकली क्या होता है, कोई भी पैथोजन का पार्ट जो कि डिजीज कोज करने की कैपेसिटी रखता हो उसे इनोकुलम बोलते हैं। फिर चाहे वो एक पर्टिकुलर माइसीलियम का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है, वो हर एक चीज़ इनोकुलम है जो कि डिजीज कोज करने की कैपेसिटी रखती हो, पैथोजन का ऐसा पार्ट इनोकुलम कहलाता है, राइट। इसके बेसिस पर दो तरीके की डिजीजेज होती हैं, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे पॉलीसाइक्लिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट जिन्हें मोनोसाइक्लिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो मोनोसाइक्लिक डिजीजेज ऐसी डिजीजेज होती हैं जो कि ऐसे पैथोजन के द्वारा कोज की जाती हैं जो एक ग्रोइंग सीजन में अपना एक डिजीज साइकिल ही कंप्लीट कर पाता है। और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीजेज जो हैं, जो पॉलीसाइक्लिक डिजीजेज हैं, वो ऐसे पैथोजन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं जिनकी स्पोर प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो होती है वो रैपिड रेट में होती है और वो एक ग्रोइंग सीजन में एक से ज़्यादा डिजीज साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीजेस, यानी कि एक ग्रोइंग सीजन में सेवरेबल डिजीज साइकिल्स जो पैथोजन कंप्लीट कर देता है उसके द्वारा जो डिजीजेस कोज की जाती हैं उन्हें हम पॉलीसाइक्लिक के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसा कि इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, राइट। नेक्स्ट हमारा डिजीज का क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन द कोज ऑफ डिजीज। जैसे कि कोई डिजीज इन्फेक्शियस है तो फंगस बैक्टीरिया के कारण जो भी होने वाली डिजीजेज हैं वो सारी इन्फेक्शियस होती हैं। फिर नॉन इन्फेक्शियस में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंटिक फैक्टर की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है या फिर किसी न्यूट्रिएंट की कमी या फिर उसकी टॉक्सिसिटी के कारण जो डिजीज़ हो रही है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर कंसीडर की जाती हैं। जैसे कि मोस्ट रिपीटेटिवली पूछे जाने वाली डिजीज़ है खेरा डिजीज़ ऑफ राइस, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी से कोज होती है और इनसे सबसे पहले वाई.एल. लेने जी के द्वारा डिस्कवर किया गया था पंतनगर में। नेक्स्ट आती हैं इट्राजोनिक जेनिक डिजीजेज, जिन्हें कि एट्रोजेनिक डिजीजेज के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये देखो ऐसी डिजीजेज होती हैं जो साइंटिस्ट या फिर लोगों के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। अब आप सोचोगे कि ह्यूमन बींग्स या साइंटिस्ट किस तरीके से डिजीज़ को कोज कर सकते हैं, तो देखो उनके द्वारा केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली बात है जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो केमिकल्स हैं, उनको ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही स्प्रे किया जाता है प्लांट्स के ऊपर, तो कुछ इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि वो एक न्यू डिजीज़ के अपीयरेंस को कॉज करते हैं। तो उन्हीं डिजीजेस को एट्राजोनिक या यार्टाजोनिक डिजीजेस के नाम से जाना जाता है, जो कि टॉक्सिक केमिकल्स के बहुत ज़्यादा यूज़ के रिजल्टिंग जो डिजीजेस डेवलप होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस में दे रखे हैं। वैसे तो हम जो लेक्चर्स में जैसे बायोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें कंसिडर हो जाएंगी, पर फिर भी केमिकल क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जो कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो कि 1874 में सबसे पहले DDT को सिंथेसाइज किया गया था जिदलर के द्वारा। फिर 1925 में डाई नाइट्रो कंपाउंड, जो कि फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स के नाम से जाने जाते हैं, उनको बनाया गया था। और 1939 में DDT की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी डिस्कवर की हुई थी। अब देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने एक साथ मेंशन किया है कि 1874 में तो DDT को सिंथेसाइज कर दिया गया था। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से साइंटिस्ट के द्वारा DDT को सिंथेसाइज किया गया, तो जिदलर के द्वारा। और अगर DDT की इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जो है वो किन के द्वारा डिस्कवर की गई, तो पॉल मुलर के द्वारा 1939 में डिस्कवर की गई, और इसके लिए पॉल मुलर जी को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, राइट। नेक्स्ट एक बुक बहुत बार पूछी जाती है, साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो किन के द्वारा लिखी गई है। तो पहली बात तो ये 1962 में लिखी गई थी, दूसरा ये रेचल कार्सन के द्वारा लिखी गई थी। और साइलेंट स्प्रिंग बुक में बेसिकली है क्या, साइलेंट स्प्रिंग बुक अवेयरनेस क्रिएट करती है पेस्टिसाइड्स के जो भी रेजिड्यू, जो भी इल इफेक्ट आते हैं उनके रिगार्डिंग ये अवेयरनेस जनरेट करती है ये बुक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो रेचल कार्सन ने 1962 में लिखी थी। यहाँ पर इसी के साथ में एक टर्म और पूछी जाती है, आप सबने सुना होगा पॉलीएटिक डिजीजेज, दैट इज पॉलीएटिक डिजीजेज।
देखो पॉलिएटिक डिजीज़ बेसिकली होती क्या है, ऐसी डिजीज़ जो कि अपना एक डिजीज साइकिल कंप्लीट करने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगा दे या बहुत सारे साल लगा दे एक डिजीज साइकिल को कंप्लीट करने में। जब एक ग्रोइंग सीजन में किसी भी डिजीज़ का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज़। जब एक ग्रोइंग सीजन में एक से ज़्यादा बार डिजीज साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज़। जब एक पर्टिकुलर डिजीज़ का एक से ज़्यादा साल में उसका डिजीज साइकिल कंप्लीट होता है तो ऐसे डिजीजेस को पॉलिएटिक डिजीजेस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ डिजीज दैट can take the several years from the time of infection to the development of pathogen and reproduction of the pathogen, उन्हें बोलेंगे पॉलिएटिक डिजीजेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। ठीक है, देखो फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक तो विद इन द स्पीसीज ऑफ पैथोजन होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम जब पैथोजन को क्लासीफाई करते हैं तो उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। जैसे सबसे पहले उसके किंगडम की बात की जाती है, उसके क्लास, उसके ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन सब की बात की जाती है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, उसके बाद उसके जीनस की बात आती है और फिर उसके स्पीसीज की बात आती है, राइट। इन तरीके से हम किसी भी पैथोजन को डिफरेंशिएट करते हैं कि वो पर्टिकुलर इस किंगडम में आता है या इस ऑर्डर में आता है, इस फैमिली में आता है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन क्या होगा कि एक पर्टिकुलर पैथोजन की ये सारी चीज़ें सेम हो, यानी कि उसकी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और इवन स्पीसीज तक भी सेम हो, तब लेकिन वो कुछ कैरेक्टर्स के अंदर डिफर करता हो, तो इसी चीज़ को हम फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के अंदर स्टडी करते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होंगे लेकिन वो अपने किसी फिजिकल या बायोकेमिकल कैरेक्टर में या फिर पैथोजेनेसिटी में डिफर करते होंगे एक दूसरे से, उसको हम फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं, राइट। जिसमें एक पहली टर्म आती है फिजियोलॉजिकल रेस। फिजियोलॉजिकल रेस का बेसिक सा मतलब क्या होता है, देखो रेस का यहाँ पर मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में, यानी कि एक स्पीसीज की ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। सपोज कि ये पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर ए रेस की है और ये पॉपुलेशन पर्टिकुलरली बी रेस की है, राइट। तो ये देखो जीनस, स्पीसीज इनका सब सेम होगा, लेकिन होगा क्या कि ये ए जो है ये अलग होस्ट पे अटैक करेगा और ये दूसरा अलग पे करेगा। जैसे सपोज कि कोई राइस की वेराइटी है तो राइस की एक वेराइटी जिसके ऊपर ए अटैक करता होगा और राइस की ही दूसरी वेराइटी जिसके ऊपर बी अटैक करता होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि ये इस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो फिजियोलॉजिकल रेस की हम बात करते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि पैथोजन सेम है, उसका जीनस, उसकी स्पीसीज सेम है, लेकिन उसकी जो रेस है वो अलग है, जो कि एक दूसरी वेराइटी के ऊपर अटैक कर रहा है, दूसरा दूसरी वेराइटी के ऊपर अटैक कर रहा है, राइट। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल रेस जो है वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में से ऐसे पैथोजन्स होंगे जो कि एबिलिटी रखते होंगे टू इन्फेक्ट ए पर्टिकुलर जीनोटाइप। यहाँ पर क्या बात आई, जीनोटाइप की, यानी कि एक पर्टिकुलर वेराइटी की, जो कि डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी बट हैव फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, जैसे कि स्पेसिफिक होस्ट जो है उसका डिफरेंस हो सकता है, राइट। फिर यहाँ पर रेस के साथ में ये एक टर्म आती है स्ट्रेन्स। वैसे तो स्ट्रेन्स को बेसिकली वायरोलॉजी के अंदर वायरस के रिगार्डिंग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्ट्रेन्स क्या होते हैं, बेसिकली म्यूटेंट इंडिविजुअल होते हैं, यानी कि जो दो पर्टिकुलर पैथोजन्स हैं वो बाकी सब कंडीशंस में सेम हैं, लेकिन एक पैथोजन के अंदर ये दोनों सेम थे, लेकिन एक पैथोजन के इंडिविजुअल्स के अंदर म्यूटेशन हो गया, तो फिर अब इन दोनों को आपस में क्या कहा जाएगा, स्ट्रेन्स कहा जाएगा, राइट। वायरोलॉजी में सबसे ज़्यादा वायरस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमारा आता है बायोवार। बायोवार बेसिकली हम प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया जैसे जो प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन्स होते हैं उनके लिए हम बायोवार और पैथोवार जैसे टर्म्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बायोटाइप। बायोटाइप बेसिकली देखो अलग हैबिटेटिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। हैबिटेटिंग कैपेसिटी मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे सपोज कि एक स्ट्रेन है वो हमारा, जैसे सपोज कि अमेरिका का है, मतलब अमेरिका में डिजीज़ कोज कर रहा है, और एक जो है वो इंडिया में डिजीज़ कोज कर रहा है, राइट। तो यानी कि दोनों कंट्रीज़ अलग अलग हैं, दोनों के एनवायरमेंटल कंडीशन अलग अलग है, लेकिन पैथोजन सेम है। तो जो पैथोजन इंडिया में डिजीज़ कोज कर रहा है उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन को सहन करने की कैपेसिटी अलग होगी, लेकिन दोनों जगह पैथोजन तो सेम ही है ना, तो इन दोनों को आपस में कहा जाएगा बायोटाइप, जो कि हैबिटिंग कैपेसिटी जो होती है वो डिफर होती है, और उनके पास सेम जीन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, राइट।
नेक्स्ट आते हैं हमारे सीरोवॉर्स। सीरोवॉर्स वो होते हैं जिनके पास में डिफरेंट एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो यही था फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम इनमें उन स्पीसीज़ की बात करते हैं पैथोजन की जो कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होती हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स लाइक फिजिकल बायोकेमिकल कैरेक्टर्स या फिर पैथोजेनेसिटी की रिगार्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल रेस मतलब जो पैथोजन है उसकी ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो कि पर्टिकुलर एक सिंगल जीनोटाइप को अफेक्ट करता होगा। बाकी सारी चीज़ों में सेम होगा, मॉर्फोलॉजी सेम होगी, पर कुछ फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक होस्ट। मैंने बताया कि जैसे कोई एक जो स्पेसिफिक जीनोटाइप जैसे कि राइस की एक वेराइटी या एक जीनोटाइप को अफेक्ट करता हो और दूसरा राइस के दूसरे जीनोटाइप को अफेक्ट करता हो। स्ट्रेन क्या होते हैं? म्यूटेंट इंडिविजुअल्स होते हैं। बायोवार क्या होता है? बेसिकली वेरिएंट, ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन होता है। प्रोकैरियोट्स के केस में हम बायोवार को यूज़ करते हैं। बायोटाइप क्या होता है? जिनकी हैबिटेटिंग कैपेसिटी में जो डिफर करते हो। और सीरोवार्स क्या होते हैं? जिनके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती हो। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट देखो बेसिकली हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल या फिर बेसिस है पैथोलॉजी का। इवन पैथोलॉजी का ही नहीं, जहाँ पर भी डिजीजेस की बात आती है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोच पोस्टुलेट जो है वो एकदम बेसिस है। क्योंकि कोच पोस्टुलेट जो है वो हमें ये बताता है कि कोई भी पैथोजन एक्चुअल में है या नहीं। किसी भी पैथोजन को पैथोजन कब कहा जाएगा और कब माना जाएगा कि हाँ ये पैथोजन डिजीज कोज कर रहा है, राइट। देखो कोच पोस्टुलेट्स का नाम कोच पोस्टुलेट इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच के द्वारा दिया गया था 1887 में। यहाँ पर आपको बुक्स के अकॉर्डिंग 1882 1885 भी मिल जाएगा, पर अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1887 राइट होगा। देखो कोच पोस्टुलेट जो कोच थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने कंक्लूड किया कि हर एक पर्टिकुलर डिजीज़ एक स्पेसिफिक माइक्रोब के द्वारा कोज की जाती है। इन्होंने अलग अलग जैसे कि जो एंथ्रेक्स को कोज करने वाला बैक्टीरिया है उसके ऊपर काम किया, ट्यूबरक्लोसिस जो है टीबी के ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स के ऊपर काम किया। उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हर एक डिजीज़ पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक पैथोजन या स्पेसिफिक माइक्रोब के कारण कोज होती है, राइट। और इनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इन्होंने जिन एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया, उन्होंने ही सबसे पहले जर्म थ्योरी के फेवर में बात की। देखो जर्म थ्योरी क्या कहती है, जो कि लुईस पास्चर के द्वारा दी गई थी। आपको याद रखनी है, बहुत बार पूछा जाता है कि जर्म थ्योरी किनके द्वारा प्रपोज की गई थी, तो लुईस पास्चर के द्वारा। देखो जब शुरू में पता नहीं था कि किसी भी पैथोजन का या ह्यूमन बींग्स का जन्म कैसे होता है, तब ये आइडिया लगाए जाते थे कि पर्टिकुलर भगवान जी ने किया होगा जन्म, या फिर कुछ ऐसी अपनी थ्योरीज बनती थी। अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा भी अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं कि अपने आप ही जीव, लाइक गेहूं से या फिर पसीने के गीले कपड़े से अपने आप ही जीव निकल जाता है। तो उस टाइम पर लुईस पास्चर जी ने एक जर्म थ्योरी दी थी, यानी कि उनका मानना ये था कि जीव अपने जैसे ही किसी जीव से पैदा होता है, यानी कि कोशिका का निर्माण कोशिका से ही होता है। सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल इटसेल्फ। तो ये जर्म थ्योरी को, इनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो जर्म थ्योरी को कंफर्म करते थे कि हाँ जर्म थ्योरी जो है, जो कि ये कहती है कि जीव का निर्माण जीव से ही होता है, वो सही है, राइट। अब एक्चुअल में कोच पोस्टुलेट्स क्या है? कोच पोस्टुलेट में 4 अवधारणाएं दी गई हैं, जिसमें जो फोर्थ वन है वो E.F. स्मिथ के द्वारा 1905 में दी गई थी। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्योंकि हम नेट के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो कि कोच पोस्टुलेट कब दी गई, तो 1887 में। कोच पोस्टुलेट में से निम्न में से कौन सा जो पर्टिकुलर उसका प्रिंसिपल था वो नहीं था, तो आपको ये चारों में से कोई एक हटा लेगा, 3 दे देगा, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। या फिर कोच पोस्टुलेट्स की जो फोर्थ स्टेप थी वो कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, तो E.F. स्मिथ के द्वारा 1905 में दी गई। ये क्वेश्चंस कोच पोस्टुलेट से बनते हैं। अब 4 क्राइटेरिया क्या थे? पहला था कि एसोसिएशन ऑफ पैथोजन टू द होस्ट, यानी कि उनका मानना ये था कि अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज किसी होस्ट में कोज हो रही है किसी पैथोजन के कारण, इसका मतलब पैथोजन जो है वो उस होस्ट में होना चाहिए, राइट। अगर डिजीज कोज हो रही है तो पैथोजन तो वहाँ पर होगा, यानी कि एसोसिएशन होगा पैथोजन का होस्ट में। सेकंड, अगर एसोसिएशन है तो हम उस डिजीज़ को आइसोलेट कर सकते हो, यानी कि उस पैथोजन को आइसोलेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, आइसोलेट हो सके वो। थर्ड था इनोकुलेशन, जब हमने उसको आइसोलेट कर लिया तो उसके बाद हम उसको इनोकुलेट कर सके। और चौथा था री आइसोलेशन, यानी कि इनोकुलेशन के बाद में हम जब उसको री आइसोलेट करें तब भी वही सेम पैथोजन आए, तब हम मानेंगे कि हाँ ये वाली जो डिजीज़ है ये इसी पैथोजन के द्वारा कोज हो रही थी, राइट। तो आपको याद रखना है कि 4 स्टेप्स कौन सी थी?
कोच पोस्टुलेट की एसोसिएशन ऑफ द पैथोजन टू द होस्ट, सेकंड वन इज आइसोलेशन, थर्ड वन इज द इनोकुलेशन, फोर्थ वन इज द री आइसोलेशन। और जो री आइसोलेशन स्टेप थी वो EF स्मिथ के द्वारा 1905 में दी गई थी, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है पैथोजेनेसिस डिजीज साइकिल, जिसमें हम सारे सर्वाइवल और डिसेमिनेशन जैसी प्रोसेसेस जो हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लेंगे। देखो, पैथोजेनेसिस को ही डिजीज साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये होता क्या है कि एक पर्टिकुलर डिजीज के डेवलपमेंट में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले पैथोजन होस्ट की सरफेस पर आता होगा, फिर वो अपने फेवरेबल होस्ट को पहचानता होगा, आइडेंटिफाई करता होगा, फिर वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू पेनिट्रेट करता होगा लीफ या जिस भी लीफ या स्टेम के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर होता होगा, तो वहाँ पेनिट्रेशन करता होगा, फिर इन्फेक्शन प्रोसेस होती होगी, वो अपने आप की ग्रोथ करता होगा, यानी कि अगर कोई फंगस है तो अपने माइसीलियम को स्प्रेड करता होगा, फिर वहाँ पर रिप्रोडक्शन के थ्रू उसके जो सेक्सुअल या एसेक्सुअल स्पोर्स हैं उनका प्रोडक्शन होता होगा। तो ये सारी जो प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू एक पर्टिकुलर डिजीज अकर होती है, उसमें कौन कौन से इवेंट सम्मिलित होते हैं, उन्हीं सबको मिलाकर बोला जाता है पैथोजेनेसिस या फिर डिजीज साइकिल। अब अगर इसके डिजीज डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब यहाँ पर है इनोकुलम से, और इनोकुलम हमने डिस्कस किया, पैथोजन का कोई भी पार्ट जो कि डिजीज कोज करने की कैपेसिटी रखता हो उसे इनोकुलम बोलते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के इनोकुलम होते हैं, दैट इज प्राइमरी इनोकुलम एंड सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम मतलब कि जब फर्स्ट ग्रोइंग सीजन है वहाँ पर जब फर्स्ट इन्फेक्शन हो रहा है वो प्राइमरी इनोकुलम के थ्रू होता है, और सेकेंडरी इनोकुलम मतलब उसी पर्टिकुलर ग्रोइंग सीजन में एक बार तो इन्फेक्शन हो चुका, दूसरी बार उसी ग्रोइंग सीजन में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू सेकेंडरी इनोकुलम, राइट। फिर इनोकुलेशन हो गया पैथोजन का, उसके बाद क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। तो पैथोजन किस तरीके से पेनिट्रेट करता होगा, या तो वो डायरेक्ट पेनिट्रेशन करता होगा अपनी ATP को यूज़ करके, या फिर इनडायरेक्ट पेनिट्रेशन होता होगा या तो वुंड्स के थ्रू, जैसे कि ऑलमोस्ट जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका वुंड्स के थ्रू पेनिट्रेशन होता है, या फिर उनका नेचुरल ओपनिंग्स। अब नेचुरल ओपनिंग्स में आप सभी को पता है कि क्या क्या, स्टोमेटा, हाइड्रोथोर्स, लेंटिसेल्स, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नेचुरल ओपनिंग्स के अंदर कंसिडर होती है। तो इस तरीके से पैथोजन पेनिट्रेट करेगा प्लांट की सरफेस में, राइट। उसके बाद में प्रोसेस आती है इन्फेक्शन। देखो, इन्फेक्शन का मतलब ये होता है बेसिकली कि अब प्लांट जो है या होस्ट जो है उसके साथ में पैथोजन ने कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लिया है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फेक्शन, राइट। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि लाइक इन्फेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ, तो पैथोजन का होस्ट की सरफेस के साथ में कांटेक्ट बना लेने की प्रोसेस को इन्फेक्शन बोला जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक अभी हमने डिस्कस किया कि पैथोजन जो है वो पेनिट्रेट कैसे करता होगा, तो यहाँ पर दो चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ब्लैक रोट ऑफ कैबिस जो कि ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस बैक्टीरिया के द्वारा कोज होती है, ये हाइड्रोथोर्स के थ्रू एंटर करता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर जो कि नेक्रोथोर्स से एंटर करता है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम पहुँचे थे इन्फेक्शन तक। फोर्थ हमारी स्टेज आती है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है बेसिकली ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द पैथोजन, यानी कि देखो सबसे पहले पैथोजन ने इनोकुलेशन किया, फिर पेनिट्रेशन किया, फिर इन्फेक्शन किया। इन्फेक्शन के बाद में जब उनके बीच में एक कांटेक्ट स्थापित हो गया है तब वो फिर ग्रोथ करेगा और स्प्रेड करेगा अपने माइसीलियम को या अपनी जो भी स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है इन्वेजन। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो पाउडरी मिल्ड्यू के जो जैसे पाउडरी मिल्ड्यू फंगस है वो क्या करती है, अपना माइसीलियम जो है वो प्लांट सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस करती है, राइट, वहाँ पर फैलाती है, वहाँ पर स्प्रेड करती है। जबकि एप्पल स्केब और ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज जैसी जो डिजीजेज हैं उनके पैथोजेंस सब क्यूटिकुलर ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्पल स्केब के द्वारा कौन से टाइप की ग्रोथ दिखाई जाती है, तो सब क्यूटिकुलर ग्रोथ, राइट। फिर आते हैं कुछ बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा एंड प्रोटोजोआ के द्वारा जो होने वाला इन्फेक्शन है वो सिस्टमिक तरीके का इन्फेक्शन है ऑलमोस्ट टाइम पे। अभी ग्रोथ और स्प्रेड भी हो गया, अब क्या होगा कि रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन, इसे कॉलोनाइजेशन ऑफ द पैथोजन भी बोला जाता है। तो देखो रिप्रोडक्शन करने के बाद में पैथोजन क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा या फिर एग्स प्रोड्यूस करेगा या कुछ डोरमेंट स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर कर सके और नेक्स्ट सीजन में अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सके, राइट। उसके बाद में आता है सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन। सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन जो है बेसिकली वो फर्स्ट लिंक है इन्फेक्शन
का, राइट। अब देखो पैथोजन जो है वो अलग अलग तरीके से सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि वो प्लांट डेब्रीज में सर्वाइव कर सकता है, वो सीड्स में सर्वाइव कर सकता है, वो अपनी रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाकर सर्वाइव कर सकता है, या फिर होस्ट में, जैसे कोलेट्रल होस्ट है, अल्टरनेट होस्ट है या वीड होस्ट है, उनके थ्रू भी वो सर्वाइव कर सकता है, राइट। तो देखो जो इन्फेक्टेड लिविंग होस्ट है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनोकुलम होगा। अब अगर होस्ट की बात करें तो जैसे कोलेट्रल होस्ट है, आप सभी जानते हो कोलेट्रल होस्ट बेसिकली सेम फैमिली का होता है। अल्टरनेट होस्ट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट होस्ट ऐसा होस्ट होता है जिसकी एब्सेंस में पैथोजन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट होस्ट मैंडेटरी होस्ट है अगर पैथोजन को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है। जैसे इसका सीधा एग्जांपल आप समझ सकते हो अल्टरनेट होस्ट का, स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट है। स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट जो कि पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई के द्वारा कोज किया जाता है, उसके लिए वीट जो है वो तो मेन होस्ट है और बारबेरी जो है वो अल्टरनेट होस्ट है। तो यानी कि बारबेरी की एब्सेंस अगर हुई तो स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट का पैथोजन पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अल्टरनेट होस्ट यही है कि मैंडेटरी होस्ट जिसकी एब्सेंस में पैथोजन अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता। इसके एग्जाम्पल्स और भी आपको याद रखने हैं, जैसे कि ब्लिस्टर रस्ट ऑफ वाइट पाइन जो है उसके लिए अल्टरनेट होस्ट है गुजबेरी, एंड सिडार एप्पल रस्ट के लिए अल्टरनेट होस्ट है सिडार। अब देखो हम अल्टरनेट होस्ट हमने बारबेरी को ही क्यों बनाया, हम वीट को भी तो बना सकते थे ना, क्योंकि यहाँ पर तो 2 नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, तो किसी एक को अल्टरनेट बना दो, किसी एक को मेन बना दो। ये चीज़ें जो होती हैं इसका एक मेन क्राइटेरिया होता है, या तो जो मेन हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की क्रॉप है वो मेन होस्ट होगा और दूसरा जो बचेगा वो अल्टरनेट होस्ट होगा। और बाकी कभी कभी ये वाली चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं कि जहाँ पर नंबर ऑफ स्पोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, लाइक पिक्नियो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, उनको बेसिकली मेन, या फिर हम बोल सकते हैं टीलियो स्पोर्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, वहाँ उसको मेन होस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। कुछ ऐसे पैथोजन्स आते हैं, कुछ ऐसे फंजाई और बैक्टीरियाज आते हैं जो कि अपने ट्रांसमिट करने वाले वेक्टर्स की बॉडी में ही वो ओवर विंटर कर लेते हैं, यानी कि वो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ओक विल्ट को कोज करने वाला पैथोजन सीराटोसिस्टिस फेगेसीरम वो एक बीटल के अंदर सर्वाइव कर जाता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेज विल्ट या स्टिवोल्ट विल्ट ऑफ मेज भी इनको बोला जाता है, स्टिवोल्ट विल्ट ऑफ कॉर्न के नाम से आपने इसको सुना होगा। जैंथोमोनास कंपेस्टिस के पीवी स्टोवर्टी के द्वारा कोज किया जाता है, ये फ्लिया बीटल जो है उसके अंदर सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइस स्टंट वायरस जो कि लीफ हॉपर की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाता है, राइट। इसके अलावा गरेट नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने की सोइल बोर्न फंगल पैथोजेंस के बिहेवियर को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, सोइल इनहेबिटेटिंग पैथोजेंस और सोइल इन्वेडिंग। देखो बेसिक सा मतलब है, सोइल इनहेबिटेटिंग नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि सोइल में इनहेबिटेट करने वाले, सोइल में रहने वाले, यानी कि इसमें उन फंगल पैथोजेंस को इन्वॉल्व किया जाएगा जो कि सोइल में सेप्रोफिटिकली रहते हैं, जैसे कि पीथियम, फाइटोप्थोरा, राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोशिया, फ्यूजेरियम सोलानी। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं सर्वाइवल डोरमेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी हो सकता है। तो जैसे राइजोक्टोनिया, स्क्लेरोशियम जैसे जो फंगस हैं वो अपनी हार्ड स्ट्रक्चर स्क्लेरोशिया के थ्रू भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन सी चीज़ हो गई, राइट। फिर आती है हमारी सोइल इन्वेडिंग। सोइल इन्वेडिंग जो फंगल पैथोजेंस होते हैं उन्हें रूट इनहेबिटेटिंग भी बोला जाता है, यानी कि ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, होस्ट की रूट्स के आसपास ही ये होंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी सोइल में कहीं पर भी, ये होस्ट की जो रूट्स हैं उनके आसपास होंगे, इसीलिए इन्हें रूट इनहेबिटेटिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं वेस्कुलर पैथोजेंस जिनमें वर्टिसिलियम एल्बोएट्रोजम जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैथोजन है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। ये एक इंटरमीडिएट ग्रुप शो करते हैं, यानी कि इनके पास एक अलग अपना यानी कि ये सॉइल इन्वेडिंग या इनहेबिटेटिंग के अंदर नहीं आएंगे, इनका एक अपना अलग पैरासिटिक हैबिटेट होगा और इनमें कुछ अलग पैरानेटिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी, जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर कर जाते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम में ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्क्लेरोशिया जैसी जो स्ट्रक्चर है जो वर्टिसिलियम एल्बोएट्रम में बनती है। तो मतलब ये जो है ये इंटरमीडिएट ग्रुप के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। फिर हमारी लास्ट स्टेज आती है डिसेमिनेशन, या फिर इसे ही डिस्पर्जल के नाम से जाना जाता है। देखो सब कुछ हो चुका, अब
पैथोजन ने सर्वाइव करना भी सीख लिया, सर्वाइवल भी हो गया, अब वो डिसेमिनेट कैसे करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो काफ़ी सारे मेथड्स हो सकते हैं, डायरेक्ट डिसेमिनेशन भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डिसेमिनेशन भी हो सकता है। अब जानते हैं वाटर, सोयल, एयर, हर सीड, हर चीज़ के थ्रू इनका डिसेमिनेशन पॉसिबल है। लेकिन देखो डायरेक्ट डिसेमिनेशन जो है उसमें 3 कैटेगरीज आती हैं, जर्मिनेटिव टाइप ऑफ डिसेमिनेशन या डिस्पर्जल, एडहेरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्जल और वेजिटेटिव टाइप ऑफ डिस्पर्जल। जर्मिनेटिव में बेसिकली क्या होगा कि जब पैथोजन जो है वो सीड्स या फिर किसी अदर प्रोपेग्यूल में इंटरनली प्रेजेंट होगा, जैसे कि लूज स्मेट ऑफ व्हीट जो है उसमें और बीन मोजेक वायरस जो है वो जर्मिनेटिव टाइप ऑफ डिस्पर्जल को शो करते हैं। फिर दूसरी टर्म आती है एडहेरेंट टाइप ऑफ डिस्पर्जल, जिसमें क्या होगा कि ये जो पैथोजन्स होंगे ये सीड की सरफेस के ऊपर सर्वाइव करेंगे और वहाँ से सीड के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह पे डिसेमिनेट होंगे। पहले वाले जर्मिनेटिव टाइप जो थे वो इंटरनली प्रेजेंट थे सीड में, जबकि एडहेरेंट टाइप वाले जो हैं वो सीड की सरफेस पर प्रेजेंट है। इसके एग्जांपल्स हैं लाइक ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो, राइजोक्टोनिया सोलेनी से जो कोर्स होता है, वॉल्ट ऑफ पोटैटो, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम से जो कोर्स होता है और बंट ऑफ व्हीट, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब है जो कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने से डिसेमिनेट होते हो, इन्फेक्टिव पार्ट को, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव टाइप ऑफ डिस्पर्जल। इसके अलावा इनडायरेक्ट डिसेमिनेशन तो देखने को मिलता ही है, बहुत सारे मीन्स ऑफ फैक्टर हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बार अगर हम इसे समराइज़ करने की कोशिश करें, ये जो पूरा डिजीज़ साइकिल है पैथोजन का, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इनोकुलेशन होगा, जिसमें हम इनोकुलम के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इनोकुलेशन होने के लिए इनोकुलम की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरा इसमें होगा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट वुंड्स के थ्रू भी हो सकता है और इनडायरेक्ट नेचुरल ओपनिंग्स के थ्रू भी हो सकता है। नेचुरल ओपनिंग्स में जैसे स्टोमेटा, लेंटिसेल्स, हाइड्रोथोड्स, इन सबको इन्वॉल्व करते हैं। फिर इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन का मतलब है कि एक कॉन्टैक्ट बन गया है पैथोजन और होस्ट के साथ, पैथोजन और होस्ट का एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट बन गया है, राइट। उसके बाद में हमारा होता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ द पैथोजन। तो किस तरीके से वो क्यूटिकुलर ग्रोथ के लिए होता है या फिर प्लांट की सरफेस पर वो ग्रो करता है, किस तरीके से करता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन या फिर कोलोनाइजेशन ऑफ द पैथोजन। तो ये डिफरेंट स्पोर्स बना सकते हैं, वो एसेक्सुअल या सेक्सुअल स्पोर्स हो सकते हैं, जैसे ऊ स्पोर हो गया या एस्को स्पोर्स हो गया, इस तरीके से। फिर सर्वाइवल आता है पैथोजन का, तो डिफरेंट तरीके से वो सोयल में सर्वाइव कर सकता है, वो होस्ट में कर सकता है। होस्ट भी कई तरीके के हो सकते हैं, लाइक कोलेट्रल होस्ट, अल्टरनेट होस्ट, वीड होस्ट, या कोई रेस्टिंग स्ट्रक्चर बना के सर्वाइव कर सकते हैं, इन्फेक्टेड लिविंग होस्ट पर सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर किसी प्लांटिंग मटेरियल पर सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव होने के बाद में वो अपने आप को करेंगे डिसेमिनेट, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेकंड लिंक ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बोला जाता है डिसेमिनेशन या फिर डिस्पर्जल को। ये वाली चीज़ आपको बड़ी ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो प्राइमरी लिंक ऑफ इन्फेक्शन जो है वो तो हो जाएगा सर्वाइवल, और सेकेंडरी लिंक ऑफ इन्फेक्शन जो है वो हो जाएगा डिसेमिनेशन। ये वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अलग अलग मेथड्स के थ्रू डिसेमिनेशन हो सकता है। ये पूरा हुआ डिजीज साइकिल। और इसी के साथ में हमारी ESRB नेट के लिए जो यूनिट फर्स्ट थी उसका सिलेबस कंप्लीट होता है। इसमें कुछ फैक्ट बच जाते हैं, लाइक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया या फिर केमिकल कंट्रोल के हमने कुछ 2-4 फैक्ट्स देखे थे। तो वो बाकी जब हम एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तब उस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। बाकी यूनिट फर्स्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट सेकंड से स्टार्ट करेंगे।